Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कई ग्लैंड्स को देख लिया है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक नाम देते हैं कि ये क्या है, तो ये मास्टर ग्लैंड है। ठीक, अब मास्टर हम किसको कहते हैं? जो कई चीजों को जानता है, कई लोगों को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम स्कूल में अपने टीचर्स की बात करें, आपने एक नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और उसी तरीके से आई थिंक कि ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं है। हाइपोथैलेमस हो जाता है आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी को हम कहते हैं सिर्फ मास्टर ग्लैंड। ठीक, हाइपोथैलेमस को क्या कह रहे हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को कह रहे हैं मास्टर ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी तो मास्टर है ही, पिट्यूटरी का भी मास्टर कौन है? तो पिट्यूटरी का भी मास्टर होता है हाइपोथैलेमस। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझा रही हूँ। जैसे आप सोचो, अगर हम एक स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक ऐसा होता है जिसको हम डायरेक्टर या सीईओ जो भी कहते हैं, वो क्या होता है? सबसे ऊपर पोस्ट पे होता है, सबसे हाई पोस्ट पे होता है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके एक बढ़िया वे में सारा ऑर्गेनाइजेशन रन कराता है। उसके नीचे, जैसे स्कूल की हम बात करते हैं तो उसके नीचे आते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करते हैं? सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, ये सारा काम करते हैं। सेम वही तरीका आप समझो कि हाइपोथैलेमस क्या है? वो डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है। और ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, ये प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। बाकी अब सारे जितने भी ग्लैंड हैं, वो ग्लैंड क्या है? वो ग्लैंड अलग अलग एक डिपार्टमेंट है। कैसे? हम मान लीजिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेट्स स्टडी इंडिया में पढ़ रहे हो, तो लेट्स स्टडी इंडिया में क्या हो रहा है? आपके पास जूलॉजी की अलग फैकल्टी है, बॉटनी की अलग है, मैथ्स की अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है। सारी अलग अलग फैकल्टी हैं। लेकिन ऐसा तो है ना कि ये सारी फैकल्टी को कोई एक जो होगा, जो हमारे डायरेक्टर सर होंगे, वो सारी फैकल्टी को मैनेज कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से चीजें यहाँ पे भी हो रही हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या है? ये वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, लेकिन जो पिट्यूटरी है हमारा, वो मास्टर ग्लैंड है। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कुछ भी होते हैं, मान लीजिए किसी फैकल्टी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ तक पहुंचाई जाती है? स्कूल के डायरेक्टर तक। डायरेक्टर तक जब प्रॉब्लम जाती है तो डायरेक्टर प्रिंसिपल को बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है, या देखो क्या करना है। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? फिर उस डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं जिस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। सेम उसी तरीके से होता है, जो भी हार्मोन का रेगुलेशन है, जो भी हार्मोन सिक्रेट करना है, कब कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है, कौन सा हार्मोन हाइपर फंक्शन हो रहा है, हाइपर फंक्शन हो रहा है, तो उसको कैसे हार्मोनल रेगुलेशन कैसे मेंटेन करना है, इस सबसे मेन इसमें जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। मान लीजिए जस्ट हम एक सिंपल सी बात हम करते हैं कि हमारे ब्लड में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उससे डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है। अब हमको उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए इंसुलिन का सिक्रीशन होना बहुत जरूरी है। अब इंसुलिन को सिक्रीट करना है तो ये मैसेज हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेगा। एक फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे इसके बाद, इस ग्लैंड को कंप्लीट करने के बाद, तो उसमें हम देखेंगे कि ये
पूरा पाथवे कैसे चलता है और कैसे फंक्शन होता है, कैसे काम होता है। अभी हम छोटे में समझ रहे हैं, तो फिर वो सिग्नल जो रहेगा वो हाइपोथैलेमस तक जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आएगा कि ओ ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, इंसुलिन को सिक्रीट करना है। तो हाइपोथैलेमस फटाक से ये मैसेज पिट्यूटरी को देगा कि देख भाई ग्लूकोज का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कहाँ इंसुलिन सिक्रीट करवाओ ताकि चीजें मैनेज हों। अब पिट्यूटरी के पास ये मैसेज आ गया है कि हाँ ग्लूकोज ज्यादा सिक्रीट हो गया, इंसुलिन सिक्रीट करवाना है। तो पिट्यूटरी देखेगा कि इंसुलिन किसका डिपार्टमेंट है। जैसे हम कहते हैं कि प्रिंसिपल देखेगा किस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, उस डिपार्टमेंट के एचओडी या उस डिपार्टमेंट के जो भी होंगे उनको कांटेक्ट करेगा। सेम उसी तरीके से अब पिट्यूटरी देखेगा इंसुलिन सिक्रीट कराना है, मतलब इंसुलिन किससे सिक्रीट होता है, तो उसको याद आएगा कि अच्छा पैनक्रियाज से सिक्रीट होगा। तो फिर वो पैनक्रियाज को सिग्नल भेजेगा और फिर पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा था वो जाकर के आपका मेंटेन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड कहला रहा है, क्यों मास्टर ग्लैंड कहला रहा है। और भी इसके नाम हैं और भी सब कुछ है, तो हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं पिट्यूटरी की, तो हम क्या कह रहे हैं, पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड या तो लीडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई मास्टर है तो ऑब्वियस सी बात है लीडर भी कह ही सकते हैं। या तो हम कह रहे हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, या दूसरा नाम दे रहे हैं लीडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका ओरिजिन कैसा है, तो इसका ओरिजिन होता है इक्टोडर्मल। कैसा ओरिजिन होता है, अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो बहुत से एंडोडर्मल होते हैं, बहुत से एक्टोडर्मल होते हैं। तो ये जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। कैसा है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब अगर बात करें पिट्यूटरी के साइज की, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब बहुत ही सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे कहानी वही है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भले ही ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑल्दो ये क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या लीडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हम इसको कह रहे हैं। भले है सबसे छोटा लेकिन सबको मैनेज कर रहा है, सबका मास्टर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सैला टर्किका के अंदर, या हम कहते हैं हाइपोफेशियल फोसी जो होता है फिनोइड बोन में, जो फिनोइड बोन होता है हमारे सर में, वहीं पे सैला टर्किका या हाइपोफेशियल फोसा जो होता है उसी के अंदर पाया जाता है। साइज मैंने कहा बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा है। तो इसका साइज जो है 1.2 to 1.5 mm इन डायमीटर। सोचिए मिलीमीटर, मतलब कि 1.2 या 1.5 mm इन डायमीटर ही इसका साइज होता है। वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। कितना छोटा है, कोई वेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मास्टर है सबका। क्यों, क्योंकि सबको कंट्रोल करके ये चल रहा है। होता क्या है, एक इनफंडिबुलर स्टॉक से, एक स्टॉक की हेल्प से, एक स्टॉक की वजह से ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। एक छोटा सा शॉर्ट इनफंडिबुलर स्टॉक होता है, उस स्टॉक की हेल्प से ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड रहता है। अब अगर पिट्यूटरी को रिमूव करवाया जाए, रिमूवल अगर पिट्यूटरी की कोई करवाता है, पिट्यूटरी को हम रिमूव कराते हैं, तो रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी हमारे मेडिकल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी। क्या कहलाता है, हाइपोफाइसेक्टोमी। हाइपोफाइसेक्टोमी एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को रिमूव भी कराया जाता है, तो उसको अगर रिमूव कराते हैं उसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक, ये बात हो गई जनरल पिट्यूटरी की। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको पिट्यूटरी का लोकेशन दिखेगा, जिसमें आपको पिट्यूटरी का लोकेशन दिखेगा।
अब आप देखो कि ये हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस वाला रीजन हो गया। एकदम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉक होता है, मैंने कहा था ना एक छोटा सा इनफंडिबुलर स्टॉक होता है जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होता है। ये आपका हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर आप इस पिट्यूटरी ग्लैंड को जूम करके देखोगे, थोड़ा बड़ा करके देखोगे, तो इसमें आपको दो लोब दिखेंगे। एक होगा एंटीरियर लोब और दूसरा होगा पोस्टीरियर लोब। क्या होगा? एक होगा एंटीरियर लोब और दूसरा होगा पोस्टीरियर लोब। तो यही से बात जो आती है वो एनाटॉमी की बात आती है कि अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं कि एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मेनली दो पार्ट में या दो रीजन में डिवाइडेड होता है। क्या होता है? दो पार्ट में या दो रीजन में, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं या कहते हैं दूसरे वाले को न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक पार्ट को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरे को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब मैंने कहा कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो दो लोब मिलता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ये एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये वही एंटीरियर लोब, जो एंटीरियर लोब होता है इसी को हम क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये क्या होता है? ये पोस्टीरियर लोब। ठीक, ए से एडिनोहाइपोफाइसिस और ए से एंटीरियर लोब, फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस और वो एक जो बचा वो कौन सा है? वो पोस्टीरियर लोब का है। अब एडिनोहाइपोफाइसिस के भी अपने फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे तीन जो पार्ट्स वाले तीनों होंगे वो एडिनोहाइपोफाइसिस में आ जाएंगे और न्यूरोहाइपोफाइसिस का भी होगा। इसका भी अपना कुछ हार्मोन होगा, इसका भी अपना कुछ हार्मोन होगा। तो हम उन सारे हार्मोन्स को देखेंगे, सबका फंक्शन देखेंगे कि वो क्या क्या कराते हैं। ठीक, अब देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस, दो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आ जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा आ जाता है क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अब एडिनोहाइपोफाइसिस पे फोकस करेंगे, जब एडिनोहाइपोफाइसिस हो जाएगा तो फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में देखेंगे। अब एडिनोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे आप ये मानो कि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये तो पिट्यूटरी की बात हो गई। अब ये पिट्यूटरी जो है वो आपका दो में है, एक हो जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा हो जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके बाद हमको बाद में करना है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसी में। अब ये एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये भी फर्दर क्या है? तीन पार्ट्स हैं। इस एडिनोहाइपोफाइसिस के भी फर्दर तीन पार्ट्स हो जा रहे हैं और वही ये तीन पार्ट है, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस। क्या है? पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस। तो पिट्यूटरी जो था वो दो रीजन में, मेनली दो रीजन में डिवाइडेड था। एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर लोब हो गया, फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर लोब हो गया, ठीक, और उसके बाद ये एंटीरियर लोब या एडिनोहाइपोफाइसिस फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबुलारिस। ठीक, अब इन तीनों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम डीप में जा रहे हैं। ठीक, पहले हमने पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, फिर हम एडिनोहाइपोफाइसिस की बात, फिर हमने कहा कि पिट्यूटरी जो है दो पार्ट में, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस को हमने कहा कि एडिनोहाइपोफाइसिस का भी अपना तीन पार्ट होता है और तीनों पार्ट के नाम ये रहे, डिस्टालिस, इंटरमीडिया और ट्यूबरालिस। ठीक, अब इन तीनों को हम देखेंगे कि इन तीनों में अब क्या है, जिसमें पहला हम जो बात कर रहे हैं पार्स डिस्टालिस की। अब पार्स डिस्टालिस, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको वो चीज कई बार बताई। क्या बताया मैंने कि पिट्यूटरी ग्लैंड था,
वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडेनोहाइपोफाइसिस कह रहे थे हम। एडेनोहाइपोफाइसिस को हमने कहा वो फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में, डिस्टालिस, इंटरमीडिया और ट्यूबरालिस। अब हम पास डिस्टालिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। किसका बना होता है? पास डिस्टालिस जो होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, जो कि फिर आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये था आपका पिट्यूटरी, ये था आपका एडेनोहाइपोफाइसिस, ये था आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस जो था वो 3 पार्ट में हुआ था, डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया और पास ट्यूबरालिस। अब ये डिस्टालिस हम पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि डिस्टालिस भी जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, क्रोमोफोर्ब्स एंड क्रोमोफिल्स। ठीक, क्रोमोफोर्ब्स एंड क्रोमोफिल्स। अब ये क्रोमोफोर्ब्स और क्रोमोफिल्स हैं क्या? ये पास डिस्टालिस के पार्ट हैं। पास डिस्टालिस किसका पार्ट है? एडेनोहाइपोफाइसिस का पार्ट है। एडेनोहाइपोफाइसिस किसका पार्ट है? एडेनोहाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी का पार्ट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कहाँ से निकलते आ रहा है। अब जब हम ये जाने कि पास डिस्टालिस जो होता है, जो पैरेनकाइमेटस सेल का मिलकर के बना हुआ, वो भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है, क्रोमोफोर्ब्स और क्रोमोफिल्स। तो जरा देख लेते हैं कि क्रोमोफोर्ब्स क्या है और क्रोमोफिल्स क्या है। अब क्रोमोफोर्ब्स की बात करते हैं तो हमने पहले ही कहा कि ये डिस्टालिस का पार्ट है और डिस्टालिस आपका बना हुआ था पैरेनकाइमेटस सेल से। तो जो पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के डिस्टालिस बना है, उस पैरेनकाइमेटस सेल का 50% पार्ट जो होता है वो 50% पार्ट क्रोमोफोर्ब्स ही होता है। ये लगभग 50% पार्ट उस पैरेनकाइमेटस सेल का लिया हुआ होता है। और ये सेल को जब हम देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? ये ग्रुप में दिखता, अपीयर्स इन ग्रुप। कैसा दिखता है? अपीयर्स इन ग्रुप नियर द सेंटर ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के सेंटर के पास ये ग्रुप्स में दिखते हैं। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड बाय सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से ये सराउंडेड रहता है। और इसमें क्या होता है? सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अब सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स नाम से क्या समझ में आ रहा है? कोई ग्रैन्यूल होगा जो कुछ सिक्रीट करता होगा, लेकिन सिक्रीशन वाला ग्रैन्यूल ही एब्सेंट है, तो इसको माना जाता है कि ये कोई हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करता है, कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स ही इसमें क्या है? एब्सेंट है। सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स न प्रेजेंट होने की वजह से कहते हैं कि ये कोई हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है, और कहते हैं कि इसका फंक्शन जो है वो अभी हमें प्रॉपर नहीं पता है, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि ये दूसरे टाइप के सेल्स को, या आप कह लीजिए क्रोमोफिल्स वगैरह को जन्म देते हैं। ये दूसरे टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। कोई हार्मोन का सिक्रीशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं, जिसकी वजह से नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट क्या है, एज नोन इट गिव राइज टू द अदर टाइप ऑफ सेल। जहाँ तक पता है वहाँ तक ये कहा जाता है कि ये दूसरे टाइप के सेल्स को जन्म देते हैं, या दूसरे टाइप्स के सेल्स को ये बनाते हैं। Now the next one is क्रोमोफिल्स। अब हमने क्या कहा था, आप याद करिए, जब हम क्रोमोफोर्ब्स से स्टार्ट किए थे तो हमने कहा ये डिस्टालिस के 2 पार्ट हैं, क्रोमोफोर्ब्स और क्रोमोफिल्स। अब क्रोमोफोर्ब्स क्या हो रहा था? जो डिस्टालिस था वो पैरेनकाइमेटस सेल का मिलकर के बना हुआ था। पैरेनकाइमेटस सेल का मिलकर के बना हुआ है, तो इससे क्या हो जा रहा था कि पूरा डिस्टालिस ही पैरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ है। अब क्रोमोफोर्ब्स और क्रोमोफिल्स डिस्टालिस के ही पार्ट हैं, तो मोस्ट ऑब्वियस है वो भी किसके बने होंगे? पैरेनकाइमेटस सेल के ही बने होंगे। तो 50% तो क्रोमोफोर्ब्स ले रहा था, अब बचा कितना? 50%, और है 2 ही पार्ट। तो जब एक पार्ट 50% ले लिया है तो दूसरा भी कितना लेगा?
जाहिर सी बात है दूसरा भी 50% ही कंस्टिट्यूट करेगा उस पूरे पैरेन्काइमोटस सेल का। अब बात आती है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टालिस के अंदर दो पार्ट था, फोर्ब्स एंड फिल्स, क्रोमोफोर्ब्स एंड क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोर्ब्स तो सीधा साधा उसका खत्म हो गया कहानी, लेकिन जब हम क्रोमोफिल्स की बात करते हैं, उनको जब स्टेन करते हैं तो उनके स्टेनिंग के बेसिस पे अब क्या हो रहा है, ये क्रोमोफिल्स भी दो टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग प्रॉपर्टी इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एसिडोफिल्स और बेसोफिल। ठीक, एसिडोफिल्स क्या है? इसी को हम इओसिनोफिल्स या अल्फा सेल कहते हैं, और बेसोफिल क्या होता है? इसी को हम बीटा सेल भी कहते हैं। अब टोटल क्या हो रहा है? टोटल इसने कंस्टिट्यूट करा है 50%। अब इस 50% का बंटवारा हम इन दोनों को कर देंगे। क्या आप समझो कि पिट्यूटरी क्या था, एक कोई था इंसान, उसको दो बच्चे हुए, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो उसने बंटवारा कर दिया कि भाई एडिनो तुम्हारा इतना रहेगा, न्यूरो तुम्हारा इतना रहेगा। अब एडिनो को जो भी जमीन जायदाद मिली, एडिनो ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पास डिस्टालिस, इंटरमीडिएट, ट्यूबरैलिस को। अब डिस्टालिस की जायदाद में जो आया उसने 50-50% आधा दे दिया किसको? क्रोमोफोर्ब्स को, और आधा दे दिया क्रोमोफिल्स को। अब क्रोमोफोर्ब्स का कोई बाल बच्चा नहीं था, तो वो उसके पास जो था वो उसमें बंटवारे का कोई सिस्टम नहीं आया। लेकिन क्रोमोफिल्स के पास फर्दर दो बच्चे हो गए, एक हो गया आपका एसिडोफिल्स और दूसरा हो गया बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स जिसको हम इओसिनोफिल्स या अल्फा सेल भी कह रहे हैं, बेसोफिल वो हो गया जिसको हम बीटा सेल कह रहे हैं। तो इसके पास आधी जायदाद है, मतलब 50% है। अब इस 50% में से इन दोनों लोग को बंटवारा करना पड़ा। तो जो एसिडोफिल्स था वो बड़ा बेटा था, तो इसको मिला 35% जो था वो मिल गया किसको? एसिडोफिल्स को। 35% किसको मिला? 35% एसिडोफिल्स को मिल गया। बाकी जो बचा खुचा रहा वो छोटे वाले को बेचारे को मिला, और उसको बचा कितना? ओनली 15%। तो 35% जो है वो एसिडोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और बचा का जो 15% है, जो 15% है, वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो करता है बेसोफिल। वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? बेसोफिल। और हमारी परंपरा है कि हम क्या करते हैं, हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब एसिडोफिल और बेसोफिल्स का नाम आ गया है, तो अब एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स को भी हम डिटेल में देखेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं? एसिडोफिल्स सिक्रीट, जो एसिडोफिल्स हैं वो सिक्रीट क्या क्या करते हैं, तो इसमें कई हैं। जैसे पहला है सोमैटोट्रॉप्स, जो पहला वो सिक्रीट कर रहा है हार्मोन, उसका नाम है सोमैटोट्रॉप्स। क्या नाम है? सोमैटोट्रॉप्स। ये क्या है? एक सिक्रेटरी सेल है। सोमैटोट्रॉप है क्या? एक सिक्रेटरी सेल है, जो कि आप देखोगे जब इसको, तो या तो आपको ये राउंडेड दिखेगा, ऐसे गोला दिखेगा, या तो आपको ये ओवल दिखेगा, जो कि एक सिक्रेटरी सेल है, जो कि या तो राउंडेड शेप का होता है या तो ओवल इन शेप होता है। अब प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, और ये रिलेटेड किससे होता है? ये काम किसका करता है? ये ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का काम करता है, ग्रोथ हार्मोन से कंसर्न होता है ये। फिर दूसरा आता है लैक्टोट्रॉप्स। लैक्टोट्रॉप्स की अगर आप बात करोगे तो ये भी एक सेक्रेटरी सेल है, लेकिन इसका शेप क्या है? या तो आपको ओवॉइड शेप दिखेगा, या तो आपको एलिप्सॉइडल शेप दिखेगा। ठीक है, या तो एलिप्स शेप का दिखेगा या तो ओवॉइड शेप का दिखेगा। और इसका क्या होता है? ये कैरामाइन स्टेन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है। कैरामाइन स्टेन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है। और जैसे सोमैटोट्रॉप जो था वो ग्रोथ हार्मोन के लिए कंसर्न था, ये क्या करता है? प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन के लिए काम करता है। ये किससे रिलेटेड होता है? सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन से ये क्या होता है? कंसर्न होता है। ठीक, नादर नेक्स्ट क्या होता है?
बेसोफिल्स। अब जो बेसोफिल्स था जिसको सिर्फ और सिर्फ 15% की जायदाद मिली हुई थी, वो बेसोफिल अपना क्या कर रहा है, वो भी कुछ सिक्रीट करेगा। वो सिक्रीट क्या कर रहा है, पहला जो सिक्रीट करता है वो करता है गोनाडोट्रॉप। पहला जो उसका सिक्रीशन है वो गोनाडोट्रॉप का सिक्रीशन है। अब गोनाडोट्रॉप की बात कर ले तो गोनाडोट्रॉप क्या होता है, राउंड एंड स्मॉल या पॉलीगोनल इन शेप, या तो राउंड शेप का होगा या तो पॉलीगोनल शेप का होगा और स्मॉल होगा। ये तो फिक्स बात रही। सिक्रीट क्या करता है, आईसीएसएच। आईसीएसएच क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या तो ये आईसीएसएच सिक्रीट करता है, एलएच भी करता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, या एफएसएच भी करता है जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्या है, नेक्स्ट वन इज थायरोट्रॉप। थायरोट्रॉप जो होता है ये पॉलीगोनल शेप का होता है। वो कैसा था, छोटा तो था ही, तो राउंड या पॉलीगोनल शेप का था। ये पॉलीगोनल शेप का है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म है कि पॉलीगोनल शेप का ही है। इसका न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल न्यूक्लियस होता है, मतलब छोटा छोटा न्यूक्लियस होता है। और मजे की बात देखिए, इसके पास लार्ज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, लार्ज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, और ये सिक्रीट क्या करता है, टीएसएच, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप देख रहे हो कि इसमें ज्यादातर आपको स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड है मतलब ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, ये काम करवाएगा। तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। जैसे अब टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड को जाकर के स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम सिक्रेशन करो, अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन करो। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज लोगों को बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, हर जगह हम पढ़ रहे हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ रहा है। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग है, तो थायराइड को जाकर के स्टिमुलेट करेगा काम करने के लिए, हार्मोन रिलीज करने के लिए, न कि खुद हार्मोन रिलीज करेगा। और यही रीजन है कि इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक, तो हम बेसोफिल की बात कर रहे थे, जिसमें जो पहला था वो क्या था, गोनाडोट्रॉप था। दूसरा क्या था, थायरोट्रॉप, इसीलिए ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहा है। गोनाडोट्रॉप तो गोनाड से रिलेटेड, जो एसएच, एलएच और एफएसएच वगैरह हैं वो है। इसी तरीके से जो थर्ड है इसका वो है कॉर्टिकोट्रॉप्स। क्या है, कॉर्टिकोट्रॉप। अब कॉर्टिकोट्रॉप की बात करें तो ये भी कैसा होता है, छोटा छोटा होता है। हम कह रहे हैं पूरा पिट्यूटरी ही छोटा है भाई, ये भी स्मॉल होते हैं और मोस्टली आप देखोगे तो ओवल शेल होते हैं। ये ओवल शेप का होता है, जो कि किसके साथ होता है, इस सेल में वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, विद वेसाइकल्स और टिब्यूल्स। न्यूक्लियस राउंडेड होगा या पियर शेप्ड का होगा, या तो राउंडेड दिखेगा आपको या तो पियर शेप का दिखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मोस्टली डिफ्यूज्ड होता है, और एंड दे सिक्रीट, और ये सिक्रीट क्या करते हैं, एसीटीएच या एमएसएच। ठीक है, एसीटीएच एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक, और एमएसएच क्या है, मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन। अगेन सिक्रीटिंग हार्मोन, जो मेलानोसाइट सिक्रीट करे वो हार्मोन बना रहा है। ये मेलानोसाइट का सिक्रीशन नहीं डायरेक्ट करा रहा है, क्या करा रहा है, ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करा रहा है जो मेलानोसाइट का जाके सिक्रीशन कराएंगे। ठीक, तो ये बात हो गई इसकी। और ये जो कहानी थी, ये कहानी किसकी थी, पार्स डिस्टालिस की। तो जो खानदान आपको फैला हुआ दिख रहा है वो मेनली जो है वो पार्स डिस्टालिस का ही दिखेगा। इंटरमीडिया और ट्यूबरालिस जो है वो सिंगल हैं, उनमें ऐसा कोई भी लोचा नहीं है। तो मूव करते हैं हम इंटरमीडिया की तरफ। जब हम पार्स इंटरमीडिया की बात करते हैं, ठीक, तो पार्स इंटरमीडिया क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि इसके पास सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होने का मतलब कि ये कुछ सिक्रीशन जरूर करेगा। और
अगर हम इनको स्टेन करेंगे तो इनको स्टेन करने के लिए हमको बेसिक डाइस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक से नहीं, ये बेसिक डाइस से जो होंगे स्टेन होंगे। करेगा क्या? MSH को ही सिक्रेट करेगा, मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन जो हमने पढ़ा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? पिगमेंटेशन, सेल के पिगमेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। मेलानोसाइट क्या करता है? पिगमेंट के लिए ही काम करता है, तो पिगमेंटेशन ऑफ सेल्स के लिए ही ये काम करेगा। कौन? इंटरमीडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज पास ट्यूबरालिस। अब पास ट्यूबरालिस की हम जब बात करेंगे तो ये सराउंडेड किससे होता है? इनफंडिबुलर स्टॉक। इनफंडिबुलर स्टॉक, यार नाम सुना सुना लग रहा है। तो इनफंडिबुलर स्टॉक क्या था? जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा था। और कौन कनेक्ट कर रहा था? यही इनफंडिबुलर स्टॉक कनेक्ट कर रहा था। और ये साइनोसम के पास होता है। इसके पास क्यूबॉइडल ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसका फंक्शन अभी हमको नहीं पता है। इसका क्लियर फंक्शन अभी हम लोगों को नहीं पता है। ये तो बात हुई कि पिट्यूटरी के बारे में। क्या हमने देखा? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी थी, हमें देखनी थी, वो समझने और देखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने कहा कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। एंटीरियर लोब, जिसको हम कह रहे थे एडिनोहाइपोफाइसिस, और यहाँ पे आ रहा था पोस्टीरियर लोब, जिसको हम कह रहे थे न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, अब क्या हो रहा था? ये जो एंटीरियर लोब या जो एडिनोहाइपोफाइसिस था, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरालिस। ठीक, अब कहानी खत्म नहीं हुई है। अब ये पार्स डिस्टालिस जो था ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स। ठीक, क्या हो रहा था? क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स। अब ये जो क्रोमोफोर्स था वो तो ठीक था। अब ये जो क्रोमोफिल्स था ये फर्दर जो होते 2 हो जाता है, एसिडोफिल या बेसोफिल। ठीक, क्या होता है? एसिडोफिल या बेसोफिल। तो ये हमें एनाटॉमी से ये इतनी चीजें हमें समझ में आई। हमने क्या देखा है? अभी एडिनोहाइपोफाइसिस को हमने डिटेल में देखा कि हाँ एडिनोहाइपोफाइसिस के फर्दर अंदर कितने पार्ट्स हैं, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो हमें ये भी पता चला कि ये क्या क्या सिक्रीट कर रहे थे। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि इस एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, या एडिनोहाइपोफाइसिस का सिक्रीशन क्या क्या है और वो कैसे सिक्रीशन हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स ऑफ या सिक्रीशंस ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।